जनतंत्र की टीम यहाँ गांव-गांव में गई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अंत ब्लॉक में खाद मिलता ही नहीं है किसानों को। नरेश जी कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? आप देख रहे होंगे ना, डबल इंजन की डबल इंजन है, 3 इंजन और जोड़ दो तो भी ये अच्छी की चीजें यहाँ तो मैंडेट पूरा का पूरा कांग्रेस की तरफ जारी होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का आने से इनको काफी फायदा मिलेगा पार्टी को। अंता विधानसभा क्षेत्र का जो विकास है बाया ने करवाया है। जनता तो बाढ़ में जा रही है कि बिना फूल या कोई भी सूखी हो तो ये मेन जो बीजेपी है, कांग्रेस है, यही सत्ता में रही। पाया रे बाया खूब खाया, रेत बाटा खाया। अच्छे नरेश को भेजो और हमारा मान और सम्मान रखो। और वसुंधरा राजे मंदिर मस्जिद को छोड़ के हॉस्पिटल बनाया। अगर बीजेपी का कार्यकाल में कहीं एक ऑफिस बता दी मुझे मांगरोल की धरती में, तो मैं गाँव छोड़ देंगे। जनता यही चाहती है जिसकी सरकार उसको वोट। हमारे गांव में गेला नहीं है, रास्ता नहीं है। हाँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। 100% नरेश जी जीतेंगे। विकास का नाम जीरो से मांगो। लाडी परणी और बाजा भी न जागे। बीजेपी का विधायक से सर है, यहाँ कांग्रेस की चाल है ना। कब ऐसा होगा कि यहाँ रोजगार के, किसानों के हितों के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? हर बार पार्टी की बात होती है, हर बार अच्छे उम्मीदवार की बात होती है। ले दे के वही उम्मीदवार है जिन्हें जनता देख रही है बहुत सालों से। जवाब किसी के पास नहीं है। उम्मीद भी शायद जनता खो चुकी है कि इस अंता मांगरोल का क्या हो गया। नमस्कार, इस समय हमारी टीम मौजूद है अंता विधानसभा क्षेत्र में। मैं जहां बैठा हूं, ये एक ढाबा है स्थानीय, जो बिल्कुल हाईवे पे है। ये हाईवे जो कोटा और बारा को जोड़ता है, नेशनल हाईवे है। इसके ठीक उस पार अंता है, अंता कस्बा है और मेरे चारों तरफ अंता विधानसभा है। आज हम बात करेंगे अंता विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक गणित के बारे में। बीते 5-6 चुनावों का विश्लेषण करें तो अंता विधानसभा सीट आमतौर पे कांग्रेस की एक सेफ सीट मानी जा सकती है या कही जा सकती है आराम से। यहाँ का कास्ट इक्वेशन कुछ इस तरह से फिट बैठता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को बैठे बिठाए एक अच्छी तादाद में लोग मिल जाते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है, जो मेरा आकलन है, कि 10 से 15 हज़ार वोटों की लीड कांग्रेस को यहाँ से मिल सकती है बहुत आराम से। इस चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक जनरल परसेप्शन की कर रहा हूँ, कास्ट इक्वेशन की कर रहा हूँ। मुस्लिम समाज, दलित समाज, जो कोर कांग्रेस का वोटर कहा जा सकता है, उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इस बार राजनीतिक बिसात बिल्कुल अलग है। एक तरफ प्रमोद जैन भाया है, 3 बार विधायक, उनमें 2 बार मंत्री रहे हैं वो। दूसरी तरफ मोरपाल सुमन है, संघ के कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी पकड़ है, लो प्रोफाइल नेता है, बड़ा ग्लैमर नहीं है उनमें। प्रमोद जैन भाया जहाँ धनबल के लिए, अपने व्यापारिक चतुरता के लिए जाने जाते हैं, वहीं मोरपाल सुमन सांगठनिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रत्याशी है नरेश मीणा। नरेश मीणा वो प्रत्याशी है जो बीते कुछ समय में, एक 2 साल के स्पैन में 4 जगह से विधानसभा चुनाव लड़ चुका है निर्दलीय के तौर पे, और कहीं भी कमज़ोर दिखाई नहीं दिया। हर जगह उन्होंने प्रमुख पार्टियों के बराबर, लगभग बराबर का मतलब वो जीता नहीं, कुछ वोट कम रहे, लेकिन बिना संगठन के, बिना किसी ढांचे के, अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा चुनाव फेस करता है, लगातार 2 साल में चुनाव फेस करता है, तो उसे वो अपने आप में बड़े नेताओं की कैटेगरी में आता है। अब हम अंता की बात करते हैं। हमारी टीम अंता में गई। अंता के हर गांव में नरेश मीणा का पोस्टर है। ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां नरेश मीणा का पोस्टर नहीं है। अंता के हर गांव में नरेश मीणा का बोर्ड है। अंता के हर गांव में, जैसे गांव का नाम है खातोली, तो उसके बाहर एक बैनर लगा हुआ है, जो गांव का बोर्ड है उसकी जगह उन्होंने लगाया नरेश मीणा की खातोली। ये स्थानीय लोगों ने किया है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टंट होता तो ग्रामीण ये लगाने नहीं देते। वर्तमान की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें नरेश मीणा एक बड़े गेम चेंजर के रूप में उभरे हैं। हमारी टीम 3-4 दिन से उनके कार्यालय पे जब सुबह जाती है तो गाड़ियों की बड़ी कतारें, मैंने पिछले 15-17 साल के करियर में कभी इतनी भीड़ किसी निर्दलीय उम्मीदवार के पास नहीं देखी। ये मेरा आकलन है। इससे चुनावी जीत हार का परिणाम कोई उसका सटीक आकलन नहीं किया जा सकता, उसके कुछ और इक्वेशंस हैं। अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ के जातिगत समीकरण और वर्तमान में ये चुनाव आज वोटिंग से 2 दिन पहले कहाँ खड़ा है।
यहाँ अगर बीजेपी प्रत्याशी की सबसे पहले बात करते हैं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी प्रत्याशी का जो आंकड़ा है वो तकरीबन 65,000, मैं मतदाता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वोट कास्ट होगा, 65,000 के करीब वोटर आज भाजपा के पास मौजूद हैं। ये आंकड़ा 2-3 हज़ार इधर उधर हो सकता है, मतलब ये वोटर उसका फिक्स है। अब इसके अलावा अगर मतदान की बात करें तो यहाँ जो मेरा आकलन है 1,70,000 से लेकर 1,80,000 तक यहाँ वोट पोल होंगे। अब अगर 70,000 या 65,000 हम भाजपा के निकाल देते हैं तो बाकी बचता है 1 लाख से 1,10,000 वोटर। अब ये 1,10,000 वोटर, इसमें से 80,000 वोटर वो है जो यहाँ पे कोर कांग्रेसी है, जो मूल रूप से कांग्रेस को अपना समर्थन देता है, अपना मत देता है। लेकिन भिड़ंत यहाँ क्या है कि जो धाकड़ समाज, माली समाज, ये सब भाजपा के एक तरह से समर्थक माने जाते हैं, भाजपा के वोटर माने जाते हैं, तो यहाँ इनका आंकड़ा 60-65,000 के करीब पहुँचता है। और कई अन्य जातियाँ भी हैं, एससी में भी, मैं एससी की बात करूँगा तो 60-65,000 का आंकड़ा उनका है। उसके बावजूद 1,10,000 वोटर अभी और है। इक्वेशन अगर देखें, अगर नरेश मीणा 30,000, 35,000, 40,000 वोट लाता है तो यहाँ सीधे प्रमोद जैन भाया को फ़ायदा है और वो बहुत मामूली मार्जिन से इस चुनाव को जीत जाएंगे। वहीं अगर नरेश मीणा 50,000 वोट पे पहुंचता है तो मोरपाल सुमन की जीत होगी। नरेश मीणा दूसरे या तीसरे नंबर पे होंगे और ये इक्वेशन 50,000 की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 50 से ऊपर अगर वो 55 लाते हैं तो नरेश मीणा दूसरे नंबर पे आते हैं और प्रमोद जैन भाया तीसरे नंबर पे आते हैं। वहीं अगर नरेश मीणा चुनाव निकालते हैं तो उन्हें कम से कम 70,000 वोट लाने होंगे। उसके बाद ही चुनावी माहौल, ये चुनाव, यहाँ की विधायकी की सीट उनके खाते में जाएगी। ऐसे में प्रमोद जैन भाया तीसरे नंबर पर रह सकते हैं। ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ, ये मैं उस समय कर रहा हूँ जब मैं यहाँ के तमाम ग्राम पंचायतों में, बड़े कस्बों में, सीसवाली, मांगरोल, अंता, इसमें स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद मैं ये आकलन पे पहुँचा हूँ। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े समाज, दलित समाज की, जो कि यहाँ का कोर वोटर, कांग्रेसी कोर वोटर रहा है। मेघवाल, बैरवा, खटीक और कई छोटी जातियाँ भी, एससी में जो छोटी जातियाँ होती हैं वो भी यहाँ हैं। तो छोटी जातियों का जो चंक है, जो बहुत बिखरा हुआ है, जो बहुत कम तादाद में है, उसका रुझान मुझे लगता है कि बीजेपी उसे कैच कर लेगी, क्योंकि बीजेपी का संगठन के मामले में इस विधानसभा चुनाव में भी कोई मुकाबला नहीं है। हमने कल ही एक वीडियो चलाया था कि क्यों बीजेपी चुनाव जीतती है। लोग कहते हैं वो सिस्टम को हैक करती है, वास्तव में वो सिस्टम को हैक करती है। वो दरअसल वोटर की मानसिकता के लिए वोटर के पास जाती है, वोटर को 1 to 1, मतलब जैसे गेम में होता है, हॉकी में होता है, फुटबॉल में होता है कि 1 to 1 मैन मार्किंग जो होती है, उस तरह से भाजपा यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। तो भाजपा को उसका फ़ायदा मिलेगा, उसके सांगठनिक जो मजबूती है उसका फ़ायदा मिलेगा, बशर्ते अब दलित वोट जो है, जिसमें माइनर जो लोअर दलित में आते हैं, दलित में भी जो आप कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक दलित हैं, वो भाजपा उसको कैच करने की कोशिश में है। क्योंकि बाकी दलित समाज, मेघवाल, बैरवा, ये समाज राजनीतिक रूप से जागृत हैं, तो इनको कैच किया जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बार एक ख़ास बात देखने को मिली है कि दलित समाज में अभी, और ख़ास तौर पे युवाओं का जो रुझान है, उसके पीछे चंद्रशेखर आज़ाद भी रहे होंगे, जिनकी पार्टी है, जो नगीना से सांसद हैं, उसके पीछे एक युवा मानसिकता भी रही होगी कि नरेश मीणा के साथ हैं। तो गांव-गांव में दलितों के घर पर जो कांग्रेस के झंडे होते थे वो इस बार कम दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के झंडे नहीं मिलेंगे आपको। मैं ये नहीं कहता कि सब पे नरेश मीणा के पोस्टर मिलेंगे, कुछ एक पे नरेश मीणा के पोस्टर हैं, कुछ एक पे कांग्रेस के पोस्टर हैं। लेकिन इक्वेशन यहाँ ये बैठती है कि नरेश मीणा के समर्थन में दलित समाज इस बार थोड़ा लामबंद होता दिख रहा है, और मुझे लगता है कि 30 से 35% वोट नरेश मीणा को दलित समाज का जा सकता है, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। अब बात करते हैं मुस्लिम समाज की। मुस्लिम समाज 100%, 95%, 100 नहीं, कुछ मुस्लिम समाज भाजपा के पक्ष में भी वोट करते हैं, ऐसा मेरा एक जनरल आकलन है। मुस्लिम समाज जो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में होता था, मुस्लिम समाज में भी एक छोटा सा तबका नरेश मीणा के साथ आया है। ये आज आया है, 11 तारीख को जब मतदान होगा, पोलिंग होगी, उस दिन की इक्वेशन कुछ और हो सकती है, वो हम आपको बताएंगे उस दिन
हमारे बूथ पे जो साथी हैं, बाकी लोग हैं, हमसे फीडबैक लेके आपको दोबारा बताएंगे कि आज की सिचुएशन क्या है। ये सिचुएशन 9 तारीख की है, आज 9 तारीख है। ये सिचुएशन 9 तारीख की है कि आज ये चुनाव अंता में कहाँ खड़ा है। माली समाज मेजॉरिटी के साथ बीजेपी के साथ रहेगा, धाकड़ समाज मेजॉरिटी के साथ बीजेपी के साथ रहेगा। मीणा समाज की बात करना बेमानी है, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मीणा है, बावजूद इसके शायद उनके बूथ पर अगर कोई वोट मिल जाए कांग्रेस को तो बहुत बड़ी बात होगी। ये मेरा आकलन है और मुझे लगता है कि ये सच होगा। तो मीणा समाज पूरी तरह से लामबंद है। गुर्जर समाज सचिन पायलट की रैली के बाद जिस गुर्जर समाज को लामबंद होना था, अशोक चांदना यहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं, अशोक चांदना ने ये इलाका छोड़ा नहीं है। बावजूद इसके गुर्जर समाज का एक धड़ा, विजय बैसला भी यहाँ मौजूद है, गुर्जर समाज का एक धड़ा अभी वर्तमान में नरेश मीणा के साथ खड़ा है। और ये कांग्रेस पार्टी के लिए तीसरा झटका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने गुर्जर समाज के लिए सचिन पायलट की रैली कराई। हालांकि वो रैली पूरी नहीं हो पाई, कुछ गांव में सचिन पायलट नहीं पहुंचे। उन ग्रामीणों से जब हमने रात को बात की तो उससे अच्छे खासे नाराज़ दिखे कि जब आपको नहीं आना था किसी को तो हमारे 4-5 घंटे हम मालाएं लेकर, उन्होंने टेंट लगाए, स्वागत द्वार लगवाए, बड़े बैनर्स लगवाए। हालांकि प्रत्याशी के खर्चे पर हो सकता है ऐसा काम, चुनाव में आप सब जानते हैं क्या होता है, लेकिन बावजूद उसके वो सारे लोग वहाँ डटे रहे कि सचिन पायलट आएंगे। चाहे वो कांग्रेस के वोटर हो नहीं हो, सचिन पायलट को देखने के क्रेज के चक्कर में वो लोग अंधेरा होने तक वहाँ तक रुके रहे। और उसके बाद एक मैसेज आता है कि पायलट साहब को बाहर जाना था तो वो निकल गए। वो एक नाराज़गी उन गाँव में है। ये मैं जो गाँव बता रहा हूँ, ये मांगरोल से जो अंता आते हैं, ये सीसवाली वाली रोड से नहीं और ना 12 से, एक बीच में एक नहर के पास में रोड है, उस बेल्ट के जो गाँव हैं उन लोगों के गुर्जरों में खास तौर पे नरेश मीणा के प्रति एक सहानुभूति देखी गई है और कांग्रेस पार्टी से नाराज़गी देखी गई है। तो आज का चुनाव जो है वो यहाँ खड़ा है कि मोरपाल सुमन जो है वो 60-65 हज़ार वोटों के साथ अभी हैं। कांग्रेस चूँकि लीड कर रही है, मैं अभी दोबारा आपको कहना चाहूँगा, कांग्रेस इसलिए लीड कर रही है कि रेस्ट ऑफ वोटर जो है उसमें कांग्रेस 80 हज़ार पे है अभी, और 30 हज़ार वोटर मैं वो रख रहा हूँ जिसका कोई माइंड सेट अभी तक कोई देख नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया है, वो माइंड सेट है। लेकिन कांग्रेस के 80 हज़ार में नरेश मीणा कितनी सेंध लगाते हैं, वो सेंध अगर छोटी होती है तो प्रमोद जैन भाया निकल जाएंगे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लेकिन अगर 30 हज़ार को जो ही नरेश मीणा की वोट काउंटिंग के दिन वोट क्रॉस करते हैं, वहाँ से प्रमोद जैन भाया की मुश्किलें शुरू हो जाएंगी और मोरपाल सुमन वहाँ से लीड करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर नरेश मीणा अप्रत्याशित रूप से बढ़त लेते हैं तो नरेश मीणा यहाँ से एक झटका दे सकते हैं दोनों ही पार्टियों को, उन पार्टियों को जिनका संगठन है, उन पार्टियों को जिनकी टीम है, उन पार्टियों को जिनके नेता हैं। और चूंकि ये बाई इलेक्शन है तो ऐसे में पूरी सरकार की मशीनरी, पूरे भाजपा का तंत्र, मंत्री, विधायक, तमाम संगठन के लोग यहाँ टिके हुए हैं। कांग्रेस में पूरा संगठन, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, वो लोग यहाँ टिके हुए हैं, पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। तो इन दोनों पार्टियों के लिए, इनके कार्यकर्ताओं के लिए, इनके नेताओं के लिए बड़ा झटका हो सकता है कि अगर नरेश मीणा चुनाव निकाल गए तो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और करना चाहूँगा कि कांग्रेस और इसके जो बीजेपी में जो फ़र्क है, इन तीनों में जो फ़र्क है, नरेश मीणा के चुनाव में नरेश मीणा महज भाषण दे रहे हैं, नरेश मीणा लोगों से मिल रहे हैं। कहीं अगर कोई आदमी रह गया, कल हमने देखा गाँव में उन्होंने रैली की, पीछे से रैली आगे निकल गई, अगले गांव में पहुंची तो पीछे किसी को पता चला कि 500 मीटर दूर आपका एक कार्यकर्ता फूल माला लेके खड़ा है। अब गाड़ियों का काफिला था, वापस गाड़ियां बैक नहीं हो सकती, एक बाइक मंगवाई, नंगे पांव रहते हैं नरेश मीणा, तुरंत बाइक पे बैठे और उस कार्यकर्ता से मिलने चले गए। महज 3 मिनट का समय लगा, उससे माला पहनी, उसके गले मिले और तुरंत वापस लौट आए। ये जो नरेश मीणा की जो स्फूर्ति है, ये गाँव-गाँव में लहर पैदा कर रही है। ऐसा आज से 4 दिन पहले तक था कि नरेश मीणा के साथ गाड़ियों का काफिला चलता था तो लोगों को लगता था गाड़ियां बाहरी हैं। 4 दिन में नरेश मीणा ने रणनीति बदली है और रणनीति इस तरह से बदली है कि वो अपने साथ गाड़ियों का काफिला लेकर नहीं चलते, वो महज 3 गाड़ियां लेकर चलते हैं। उन 3 गाड़ियों में एक गाड़ी उनकी खुद की है, एक गाड़ी एस्कॉर्ट की है जिसमें उनके साथ बाकी लोग होते हैं, और एक गाड़ी जिसमें लाउड स्पीकर सिस्टम होता है जो संबोधन के लिए होती है। 3 ही गाड़ियाँ होती, बाकी उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर स्थानीय लोग ही रहें। ऐसा हमने देखा है, उन्होंने नहीं कहा इस बारे में, सॉरी मैं भूलवश बोल गया। ऐसा हमने देखा है कि इस तरह का पूरा एक लोकल माहौल क्रिएट हो। और नरेश मीणा की सभाओं में भीड़ आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें आप लोकल ग्रामीणों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, आप यूट्यूब पे नरेश मीणा का खुद का लाइव आता है, उस पर देख सकते हैं, वो चेहरे रिपीट नहीं होंगे।
किसी का भाषण नहीं होता है। बीजेपी प्रत्याशी कहीं जाते हैं, साथ में कोई मंत्री जाता है तो उसका भाषण होता है। कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं जाते हैं, उनके साथ कोई बड़ा चेहरा गया, अशोक चांदना या बाकी नेता जो भी रहे, उनका भाषण होता है। यहाँ कोई भाषण किसी और का नहीं होता है। ये चुनाव बड़ा गुथा हुआ चुनाव हो गया है, सीधा सरल सपाट चुनाव नहीं रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों के तीनों प्रत्याशियों ने ऐसे पेच फंसाए हैं, कुछ ऐसी इक्वेशन बनी है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी जो है वो जातिगत आधार पे एक पूरा सिस्टम मैनेज कर रही है, एक लीड जातिगत आधार पे ले रही है। कांग्रेस अपने पुराने जो उसके मूल वोटर हैं उसके आधार पे चुनाव लड़ रही है, वहीं नरेश मीणा युवाओं के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार बच्चों में, छोटे बच्चों में, मैंने बुजुर्गों में बीते 3 चुनाव में इतना क्रेज़ नहीं देखा, महिलाओं में ख़ास तौर पे पहली बार मैंने अपने करियर में ये देखा है कि हर दिन नरेश मीणा को खून से तोला जाता है अलग अलग गाँव में। मतलब आप देखिए कि उस ब्लड डोनेशन कैंप का कोई नाम नहीं है, कोई प्रचार प्रसार नहीं है कि कब वो कैंप लगता है, कब वो ब्लड डोनेट किया जाता है, उसी दिन। और आप देखते हैं तो खून से तोल दिया गया। कल नरेश मीणा के, अभी 2-3 दिन पहले नरेश मीणा के माता पिता को भी खून से तोला गया है। तो ये एक बड़ा फ़र्क दिखाई दे रहा है इस पूरी सरकारी मशीनरी, कांग्रेस प्रत्याशी के जो जिसके बारे में दावा किया जाता है धनबल बाहुबल, उसके सामने एक नरेश मीणा युवा बिना किसी बड़े बैकग्राउंड के, बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के, बिना किसी राजनीतिक आका के अगर इस तरह से चुनाव लड़ता है तो जाहिर सी बात है इस चुनाव में पेच फंसा हुआ है। हमारे पास बहुत सारे दस्तावेज़ हैं, हम लगातार इसके बारे में देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये मेरा आकलन कोई अनुमान पर आधारित नहीं है, ये मेरा आकलन कि मुझे जो समझ में आया उसके आधार पर नहीं है। हमने काम किया, हमारी टीम ने काम किया है, हम लोगों से मिले हैं, वो फीडबैक लिया है, ग्राउंड पे क्या है उसको मैच किया है, आंकड़े क्या हैं उसको मैच किया है, बीते 5 चुनाव की हिस्ट्री क्या रही है उसको मैच किया है। बूथवार वोट कैसे डाइवर्ट हुआ है, जब कांग्रेस प्रत्याशी हारा तो वो वोट किसका डाइवर्ट हुआ, कौन सी कास्ट का वोट डाइवर्ट हुआ, उस सब के आकलन पे हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। मुझे उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। और अब हम जब 11 तारीख को मतदान होगा उसके तुरंत बाद आपको कोशिश करेंगे इस चुनाव के नतीजे सबसे पहले बताने की। हालांकि असली नतीजे जनता के जो हैं वो 14 तारीख को निकलेंगे, लेकिन उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम ने यहाँ पे क्या देखा है और ये चुनाव किस तरफ जाता है। कैमरा पर्सन आशीष पारीक और मेरे सहयोगी अजय के साथ कार्तिक बलवान, जनतंत्र न्यूज़, अंता।